नमस्कार दोस्तों, ज्ञानशाला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट को पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण मोतीलाल समिति का गठन होता है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 जब पारित हुआ था, उसी वक्त यह घोषणा की गई थी कि 10 वर्ष पश्चात इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, अर्थात 1929 में। लेकिन 2 वर्ष पहले ही इस आयोग का गठन कर दिया जाता है, अर्थात 1927 में। ऐसा 2 कारणों से किया जाता है। एक तो भारत में निरंतर संवैधानिक सुधार के लिए आंदोलन किया जा रहा था, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार पे दबाव बढ़ता जा रहा था। दूसरा कारण यह था कि 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होना था और उस समय की सरकार को यह अनुमान था कि वह दोबारा सत्ता में नहीं आ रही है और इस आयोग का गठन वही करना चाह रही थी। इसलिए इसने 1929 से पहले 1927 में ही इस आयोग का गठन कर देती है। इस आयोग में कुल 7 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं सर साइमन। इसीलिए इसे साइमन आयोग भी कहा जाता है या साइमन कमीशन कहा जाता है। किंतु इसमें से कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। जिस भारतीय जनता के भाग्य का फैसला इस आयोग को करना था, उस जनता का कोई भी प्रतिनिधि इस आयोग का सदस्य नहीं था। ऐसे में भारतीय जनता के मन में रोष होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता के इस रोष की अभिव्यक्ति विभिन्न विरोध प्रदर्शनों के रूप में सामने आता है। उस समय के लगभग सभी दलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बाकायदा इसके विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव द्वारा प्रत्येक स्तर और प्रत्येक स्वरूप में कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया। इन विरोध प्रदर्शनों से क्रोधित ब्रिटिश सत्ता ने भारतीयों को अपना स्वयं का संविधान बनाने की चुनौती दी। ऐसी ही एक चुनौती कुछ समय पहले उस समय के तत्कालीन भारत के राज्य सचिव बिरकनहेड ने भी दी थी। इस चुनौती को स्वीकार कर कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की बात कही गई थी। फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन की पहली बैठक होती है। पुनः मई 1928 में बम्बई में इसकी बैठक होती है और सर्वदलीय सम्मेलन मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में एक समिति का गठन करता है, जिसका काम होता है संविधान को ड्राफ्ट करना। इस समिति में अन्य सदस्य होते हैं अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, जी.आई. प्रधान, तेज बहादुर सप्रू, माधव अड़े, M.R. जयकर, N.M. जोशी। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। पहला यह कि इसी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होता है और उन्हें गंभीर चोट पहुंचती है, जिसके चलते कुछ समय बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, जो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष होते हैं M.A. अंसारी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो आयोग में 7 सदस्य थे, उनमें एक एटली थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये एटली वही हैं जो 1947 में जब भारत आजाद होता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं। आइए मोतीलाल समिति की रिपोर्ट को पढ़ते हैं। मोतीलाल समिति ने भारत को डोमिनियन का दर्जा दिए जाने की मांग की थी और यह मांग की थी कि जो भारत का डोमिनियन का दर्जा होगा, उस समय के अन्य डोमिनियन जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, आयरिश फ्री स्टेट्स से किसी भी मामले में कम नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें डोमिनियन को समझना जरूरी है। वस्तुतः डोमिनियन उस समय ब्रिटेन द्वारा अपने कॉलोनी को दिया जाने वाला एक टाइटल था। इस टाइटल के मिलने के बाद वह कॉलोनी ब्रिटेन के अधीन तो रहता था, किंतु उसे स्वशासन का अधिकार मिल जाता था। 1926 में एक इंपेरियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें डोमिनियंस को ऑटोनोमस कम्युनिटीज विद इन ब्रिटिश एम्पायर के रूप में परिभाषित किया गया था। अगला, भारत एक संघ होगा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। हम सभी जानते हैं कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। किन विषयों पे संघ कानून बनाएगा, उसकी एक सूची होती है जिसे केंद्रीय सूची कहते हैं
जिन विषयों पे राज्य कानून बनाएगा उसकी एक सूची होती है जिसे प्रांतीय सूची कहते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। जिस सूची में इन्हें रखा जाता है उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, और जिन विषयों को इन तीनों सूचियों के अधीन नहीं रखा जाता उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं। और यही अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र को दी गई थी। ये अवशिष्ट विषय का मतलब क्या होता है? आप इसको इस तरह समझिए कि कोई विषय हो सकता है कि भविष्य में हो लेकिन आज नहीं है। जैसे 1927 में इंटरनेट नहीं था लेकिन आज है। ऐसे विषय जो भविष्य में हो सकते हैं, उन विषयों पे कौन कानून बनाएगा, इस पे कोई झगड़ा ना हो, इसलिए अवशिष्ट शक्तियों की बात की जाती है और अवशिष्ट शक्तियां या तो प्रांत को या तो केंद्र को दे दी जाती हैं। अगला, इस समिति ने शासन व्यवस्था की संसदीय प्रणाली को अपनाने की बात कही थी। संसदीय प्रणाली में होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका का ही अंग होती है। विधायिका से ही कार्यपालिका निकलती है। कार्यपालिका विधायिका से पूर्णतः अलग नहीं होती है जैसे कि अमेरिका में है। भारत में संसदीय प्रणाली को ही अपनाया गया है। तो इसमें हम देखते हैं, हम चुनते हैं, विधायक हैं, और जिस दल का बहुमत आता है उसी दल से कार्यपालिका का गठन हो जाता है। और संसदीय प्रणाली में ये होता है जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और इस समिति ने कहा था कि केंद्र में 2 सदन होंगे जैसा कि आज है, लोकसभा और राज्यसभा। इस समिति ने इन दोनों सदनों का नाम आज से अलग रखा था। एक का नाम इसने प्रतिनिधि सभा कहा था, दूसरे का नाम इसने सीनेट रखा था। प्रतिनिधि सभा में 500 सदस्यों की बात कही गई थी और सीनेट के लिए 200 सदस्यों की बात कही गई थी। प्रतिनिधि सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने की बात कही गई थी जैसा कि लोकसभा के लिए होता है। सीनेट का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराने की बात कही गई थी जैसा कि आज राज्यसभा के लिए होता है। और दोनों के लिए जो सीटों का निर्धारण होगा प्रांतों में, वो उनके जनसंख्या के अनुपात में किए जाने की बात कही गई थी। आज भी जनसंख्या के अनुपात में ही राज्यों में सीटों का आवंटन किया गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, राज्यसभा की सर्वाधिक सीट है और लोकसभा की भी सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में ही है। अगला, केंद्र तथा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है कि सरकार जो भी काम करेगी उसका जवाब वो विधायिका को देगी। विधायिका विभिन्न प्रश्नों को पूछकर, विभिन्न प्रस्ताव लाकर, बजट पारित कर आदि के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखेगी, जैसा कि आज भारत में होता है। और इस समिति ने स्पष्ट कहा था कि केंद्र और प्रांतों दोनों जगह उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। ध्यान दीजिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम में भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही गई थी, किंतु केवल राज्यों के लिए, वो भी सीमित मात्रा में। प्रांतीय विषयों को 1919 के अधिनियम में 2 वर्गों में बांटा गया था। पहला, हस्तांतरित विषय, इस पर पूर्णतः उत्तरदायी सरकार थी। जिन विषयों को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया था उस पर कार्यपालिका जो भी काम करती उसका जवाब उसे विधायिका को देना पड़ता। किंतु दूसरी सूची थी आरक्षित विषय। इस सूची में जो भी विषय थे उस पर गवर्नर कार्यकारी परिषद की सहायता से कार्य करता था और कार्यकारी परिषद जो थी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो 1919 के अधिनियम में एक तो केवल राज्यों के लिए उत्तरदायी सरकार की बात कही गई थी और वह भी सीमित मात्रा में, किंतु मोतीलाल समिति केंद्र और प्रांतों दोनों जगह उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कहती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब 1935 का नियम पारित होता है तब राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की बात तो कही जाती है किंतु केंद्र में नहीं। अगला, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। इस समिति की सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाने की वकालत करना। इससे पहले 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। अब यहाँ पे हमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और पृथक निर्वाचन प्रणाली को डिटेल में समझना जरूरी है। अभी हम 2 तरीके से चुनाव में भाग लेते हैं, एक तो प्रत्यक्ष तरीके से और एक अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष तरीके से जिसमें हम स्वयं वोट देते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से जिसे हम चुनते हैं वो किसी चुनाव में वोट देता है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो चुनाव होता है उन्हें प्रांतों के जो विधायक होते हैं वो वोट देते हैं
और प्रांतों को जो विधायक का चुनाव होता है उसमें हम वोट देते हैं, यानी भारत के नागरिक वोट देते हैं। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली में ये होता है कि अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग प्रणाली होगी। जैसे मुस्लिम समुदाय का जो प्रतिनिधि होगा वह मुस्लिम होगा और उस प्रतिनिधि का चुनाव भी केवल मुस्लिम ही करेंगे। सपोज कीजिए कोई क्षेत्र है बी और यहाँ चुनाव होना है पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत। तो यहाँ सपोज कीजिए कि 60% सामान्य जनता है, 30% मुस्लिम जनता है और 10% सिख कम्युनिटी के लोग हैं। अब यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसके भी अलग अलग प्रकार थे। अब यहाँ पे सिख जो प्रतिनिधि होगा उसका चुनाव केवल सिख कम्युनिटी के लोग करेंगे और यह प्रतिनिधि केवल सिख कम्युनिटी का ही हो सकता है। जो मुस्लिम कम्युनिटी का प्रतिनिधि होगा उसका चुनाव केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही करेंगे और जो सामान्य जनता का प्रतिनिधि होगा उसका चुनाव सामान्य जनता करेगी। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में ये होता है यहाँ पे कोई भी इलेक्शन लड़ेगा और इसका चुनाव सभी लोग करेंगे। यानी अगर 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो कौन विजयी होगा इसका निर्धारण उस क्षेत्र की संपूर्ण जनता करेगी, ना कि किसी विशेष कम्युनिटी की जनता। इसी तरह अप्रत्यक्ष चुनाव में भी पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाता है। सपोज कीजिए किसी विधानसभा में, किसी प्रांत की विधानसभा, मान लीजिए कोई प्रांत ए है और इसकी विधानसभा में 100 सदस्य हैं, जिसमें से 20 मुस्लिम हैं और 80 सामान्य जनता है और 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 1 सीट मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व है और 1 सीट सामान्य के लिए है। जो मुस्लिम समुदाय के लिए सीट रिजर्व है उसका चुनाव इस विधानसभा में जो मुस्लिम सदस्य हैं यानी 20 सदस्य ही करेंगे और सामान्य का चुनाव सामान्य सदस्य करेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि आज भी तो एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व है। बिल्कुल रिजर्व है, लेकिन ये संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत है। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कोई क्षेत्र है सी और यह क्षेत्र एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। तो इस पे क्या होगा, जो इलेक्शन लड़ेगा वो केवल एससी कम्युनिटी का ही हो सकता है। यानी अगर 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो चारों लोगों का एससी होना जरूरी है, किंतु इनका चुनाव क्षेत्र की समस्त जनता करेगी, ना कि इनके कम्युनिटी के ही जनता। जबकि पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या होता है, इनका चुनाव इन्हीं के समुदाय के सदस्य करते, किंतु संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में क्या हुआ, क्षेत्र की समस्त जनता चुनाव करेगी इनका। ये बेसिक अंतर है। अगला, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। यह पहली बार था जब मौलिक अधिकारों की बात कही गई भारत में और मोतीलाल समिति ने कुल 19 मौलिक अधिकारों की बात कही थी इस रिपोर्ट में, जिसमें नागरिक के रूप में स्त्री और पुरुष के बीच में कोई विभेद ना होना, सभी को वोटिंग का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान थे। अगला, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। इस समिति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात कही थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग होंगे। राज्य सभी धर्मों को समान नजरों से देखेगा। अब हम साइमन रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट में जो प्रमुख अंतर थे उन्हें देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जबकि साइमन रिपोर्ट में ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में केंद्र तथा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की बात कही गई थी। साइमन रिपोर्ट में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की बात तो कही गई थी, किंतु केंद्र में नहीं कही गई थी। और जब 1935 का अधिनियम पारित होता है तो ऐसा ही किया जाता है। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था की बात कही गई थी। साइमन रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात कही गई थी। नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख था और 19 मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। साइमन रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की कोई चर्चा नहीं हुई थी। नेहरू रिपोर्ट में वयस्क तथा सार्वभौमिक मताधिकार की बात कही गई थी। इसका मतलब होता है कि सभी को मताधिकार दे दिया जाए जो भी वयस्क हो, और वयस्क होने की अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषा होती है। उस समय यह माना गया कि जो भी 21 वर्ष को पार कर गया है उसे वयस्क मान लिया जाए। और जब भारत में संविधान बनता है उस समय भी वयस्क की परिभाषा 21 वर्ष की उम्र को ही रखा जाता है। बहुत बाद में 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष किया जाता है। साइमन रिपोर्ट में सीमित मताधिकार की बात कही गई थी, यानी संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर किसी को मताधिकार की बात कही गई थी। यानी अगर किसी के पास एक निर्धारित मात्रा में संपत्ति है या निर्धारित स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है या वह एक निश्चित मात्रा में कर को देता है
तब उसे मत का अधिकार दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सर्वदलीय सम्मेलन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिस पर व्यापक स्तर पर विवाद हुआ था। इनमें से 2 मुद्दे प्रमुख हैं। पहला, डोमिनियन स्टेटस को लेकर कांग्रेस का युवा नेतृत्व असहमत था, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये मानते थे कि डोमिनियन स्टेटस की मांग पूर्ण स्वतंत्रता के मांग की दिशा में नकारात्मक कदम होगा। इससे हमारी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग दुष्प्रभावित होगी। दूसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर इस सम्मेलन में जिस मुद्दे को लेकर सर्वाधिक विवाद हुआ था वह था सांप्रदायिक निर्वाचन का मुद्दा। सर्वदलीय सम्मेलन से पहले ही पृथक निर्वाचन के कारण देश में सांप्रदायिकता बहुत तेजी से बढ़ रही थी और राष्ट्रवादियों का यह मानना था कि पृथक निर्वाचन को समाप्त किया जाना अति आवश्यक है और जब तक पृथक निर्वाचन के मुद्दे को सॉल्व नहीं किया जाता तब तक हिंदू और मुस्लिम एकता की बात बेमानी है। इसी कारण वर्ष 1927 में मुस्लिम वर्ग के प्रतिष्ठित नेताओं ने 4 मांगों को सर्वदलीय सभा में शामिल किए जाने की मांग की और जो ये प्रतिष्ठित नेता हैं ये मोतीलाल नेहरू से दिल्ली में मिलते हैं, इसलिए इसे दिल्ली प्रस्ताव या मुस्लिम प्रस्ताव कहा जाता है। ये 4 मांगे थी। पहला, पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। बहुत अच्छी मांग थी और इसकी जगह पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए। किंतु संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाने से और पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किए जाने से मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व में कमी आती, इसीलिए ये मांग की गई कि मुस्लिमों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में ही कुछ सीटों को आरक्षित किया जाए, जैसा कि आज एससी और एसटी के लिए किया जाता है। ये बहुत ही सुंदर मांग थी और इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अगला, केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाए। अब यहाँ से विवाद शुरू होता है। उस समय 1921 में जनगणना होती है। इस जनगणना के अनुसार 24.1% मुस्लिम जनसंख्या एकीकृत भारत में निवास करती है। एकीकृत भारत मतलब आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। किंतु यहां मांग की गई है 1/3 सीटें यानी 33%, यानी जनसंख्या से बहुत ज्यादा। अगला, पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित किया जाए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बंगाल और पंजाब, उस समय का बंगाल और पंजाब मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। पंजाब में लगभग 55%, बंगाल में लगभग 54% मुस्लिम आबादी थी। यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, उसके बाद भी यह मांग की जाती है कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाए। जनरली होता यह है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके हितों की सुरक्षा की जाती है, जबकि यहाँ मांग की जा रही है कि राज्य बहुसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा करे। यहाँ पे विवाद होता है। अगर इनका तर्क मान भी लिया जाता किसी भी आधार पर कि बंगाल में और पंजाब में मुसलमानों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित किया जाना आवश्यक है, तो ये भी तर्क निकलता है कि देश के बाकी प्रांतों में जहाँ पे अन्य समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं वहाँ पे भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित किया जाए। अगला, सिंध, बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, धार्मिक आधार पे नए राज्यों के गठन की बात की जा रही है। अब इस मांग में ही सांप्रदायिकता निहित है जिसका विरोध लाजमी है और यही कारण है कि मोतीलाल नेहरू समिति धार्मिक आधारों पर राज्यों के गठन की बात को नकार देती है और ये कहती है कि भाषाई आधार पे तो राज्यों का गठन हो सकता है किंतु धार्मिक आधारों पर नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंध जो होता है बंबई प्रांत का एक हिस्सा होता है। सिंध में मुस्लिम बहुल जनसंख्या होती है और मुंबई में हिंदू बहुल जनसंख्या होती है और ये मांग कर रहे हैं कि एक मुस्लिम बहुल राज्य बना दिया जाए। इसका विरोध कांग्रेस, हिंदू महासभा और उस समय के अन्य तमाम दल करने लगे और पंजाब और बंगाल में जो जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित करने की बात की जा रही थी उसका विरोध विशेष रूप से सेंट्रल सिख लीग कर रहा था। इन 4 मांगों में से संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के अपनाए जाने की बात को स्वीकार कर ली जाती है और केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों के लिए सीटों के आरक्षण की भी व्यवस्था की जाती है, किंतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में ना कि 33%। 33% मतलब 1/3। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैं 33% बोलूं तो 1/3 समझिएगा। दूसरा, पंजाब और बंगाल में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे वहां पर मुस्लिमों के लिए सीटों के आरक्षण की बात को
अस्वीकार कर दिया जाता है इस समिति द्वारा और कहा जाता है कि पंजाब और बंगाल में मुस्लिमों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होगी, किंतु पंजाब और बंगाल के अलावा जो भी प्रांत हैं जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वहां उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। तीसरा, सिंध को भी धार्मिक आधार पर विभाजन की बात को समिति अस्वीकार कर देती है, किंतु समिति यह स्वीकार करती है कि संघ बनने के बाद सिंध को नया प्रांत बनाया जा सकता है, किंतु धार्मिक आधार पर नहीं, भाषाई आधार पर, और वहां भी प्रशासनिक और वित्तीय आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक लखनऊ में होती है और यहीं पर मोतीलाल नेहरू समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए पुनः कलकत्ता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन होता है और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट के संबंध में 3 संशोधन प्रस्तुत किए। पहला, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए। दूसरा, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तक पंजाब तथा बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाए। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो ये मांग कर रहे हैं कि पंजाब और बंगाल जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहां उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण कर दिया जाए। इसमें एक क्लॉज ये जोड़ते हैं कि जब तक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं होती है, यानी जब तक ये मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लागू नहीं होता। तो देखा जाए कि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को लागू करना था ब्रिटेन को, और ब्रिटेन जनरली उसको करती ही नहीं, और ये समिति भी जानती थी और सर्वदलीय सम्मेलन भी, और ये सभी दल भी जानते थे। इस मांग को मान लेने का मतलब होता है कि जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण की बात को स्वीकार कर लेना। तीसरी मांग ये रखते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए। जिन्ना जानते थे कि कुछ ही प्रांत हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और ये चाहते थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहां पे मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो और बाद में कोई इस प्रांतों को कमजोर ना कर सके, इसलिए ये प्रांत मजबूत हों, प्रांतों को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां मिले, इसलिए मांग कर रहे हैं कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए। किंतु सर्वदलीय सम्मेलन इन संशोधन को अस्वीकार कर देती है। इससे रुष्ट होकर जिन्ना सर्वदलीय सम्मेलन छोड़ के चले जाते हैं और मार्च 1929 में अपनी 14 सूत्रीय मांग को रखते हैं। अब जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट उस समय लागू नहीं हुआ था, फिर भी नेहरू रिपोर्ट की प्रासंगिकता है। इसकी प्रासंगिकता तो कई कारणों से है, किंतु जो 3-4 प्रमुख हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, यह भारतीय संविधान के ड्राफ्ट को तैयार करने की दिशा में भारतीयों का पहला प्रयास था। अब इससे बड़ी प्रासंगिकता क्या होगी कि यह पहली बार था जब भारतीयों ने अपना संविधान पहली बार बनाया। दूसरा, मौलिक अधिकारों की मांग। भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग नेहरू रिपोर्ट में की जाती है औपचारिक रूप से। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की वकालत। और एक और रखना चाहें तो उसे हम रख सकते हैं वयस्क तथा सार्वभौमिक मताधिकार, जनरली भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत था। तो ये 3-4 प्रावधान ऐसे थे जिसके कारण नेहरू रिपोर्ट की प्रासंगिकता स्पष्ट होती है। आइए अब इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया? तो हम सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन का गठन यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के समीक्षा के लिए जो आयोग का गठन किया जाना था वह 1929 में किया जाना था, किंतु ये 1929 में ना करके 2 वर्ष पहले ही इसका गठन कर दिया जाता है और उसके अध्यक्ष बनते हैं साइमन, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1927। तो देखिए 1927 विकल्प बी है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय किस शहर में पुलिस की लाठियों से गंभीर रूप से चोटिल हुए? पहला विकल्प है आगरा, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है लाहौर, चौथा है कराची। तो हम सभी जानते हैं कि लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और इस विरोध प्रदर्शन पे पुलिस लाठीचार्ज करती है जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से चोटिल होते हैं और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा लाहौर यानी विकल्प सी।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है केंद्र में 2 सदनों का प्रावधान। तो नेहरू रिपोर्ट केंद्र में 2 सदनों का प्रावधान करती है। पहले सदन का नाम रखती है प्रतिनिधि सभा, दूसरे सदन का नाम रखती है सीनेट। तो यानी ये पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। तो यह समिति मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी करती है। तो दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही। तीसरा, धार्मिक आधारों पर नए प्रांत की स्थापना को मान्यता। ध्यान दीजिएगा, समिति इसी बात का विरोध करती है कि धार्मिक आधारों पर नए प्रांत का गठन न किया जाए। इसके बजाय वो ये मानती है कि भाषाई आधार पर नए प्रांतों का गठन किया जा सकता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो सही क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो विकल्प देखते हैं, केवल 1 और 2 ए है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।